नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। यहाँ हम दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन किसानों के बीच बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे कि एक छोटा सा गांव यहाँ पर बसा हुआ है। कृषि मंत्री हमारे साथ हैं। अलग अलग राज्यों से आए हुए किसान हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कृषि मंत्री जवाब आपके भी सवालों के देंगे और हमारे भी सवालों के देंगे। दरअसल बहुत सारे मुद्दों की वजह से आज किसानों के हितों के मुद्दे सर्वोपरि हैं, हमेशा रहते हैं। आज इसीलिए हैं क्योंकि जो अमेरिका के साथ डील हुआ है उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं। बजट में जो आवंटन है वो बढ़ा है, पर वो किस रूप में किसानों के लिए जा रहा है और किस रूप में आगे आवश्यकता है उसकी भी बात है। अब एक और वीबी जीराम जी को लेकर भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कृषि मंत्री के सामने रखेंगे। शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ हैं और हम एक एक करके उन सभी सवालों के जवाब लेंगे। सबसे पहले शिवराज जी, जो सवाल मैं पूछना चाहती हूं, जिसको लेकर एक के बाद एक आरोप आप पर लग रहे हैं। राहुल गांधी आप पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि बेच दिया है देश के किसानों को इस डील के जरिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि देश के किसानों का के साथ धोखा हुआ है। कुछ किसानों के मोर्चे कहते हैं कि यूएस इंपीरियलिज्म के प्रेशर के सामने आप लोग सरेंडर कर चुके हैं। क्या किया है आप लोगों ने? क्या वाकई किसानों के हितों का नहीं सोचा? राहुल गांधी झूठ की दुकान, भ्रम की मशीन और अफवाहों का बाजार बन गए। एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं। एक बात के लिए मैं ऐसा झूठ हिम्मत के साथ बोलना, यह भी अपने आप में एक अनोखी बात है। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश के किसानों को आश्वस्त करता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में किसान हित पूरी तरह सुरक्षित। राष्ट्र प्रथम। लेकिन मैं तो विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं, आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है, वाणिज्य मंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा। विकसित भारत जीराम जी के समय मैंने पूरे अपोजिशन को ध्यान से सुना, आधी रात के बाद तक, और जब हम बोलने खड़े हुए तो बोलने नहीं देंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है? लगातार झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, अराजकता फैलाने की कोशिश है। ये मोदी जी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि देश का भी विरोध करने लगे हैं और देश की जनता ये देख रही है। शिवराज जी, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था जब टैरिफ्स की और ट्रेड डील की बात आ रही थी कि मुझे निजी तौर पर भी निशाने पर लिया जा सकता है, लेकिन मैं देश के किसानों का अहित नहीं होने दूंगा। और आज जब इस ट्रेड डील की बात आती है तो ये सवाल उठता है, क्योंकि वहाँ की भी जो कृषि सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई कि बड़ा अच्छा डील हुआ है। तो इसीलिए सब कहने लगे कि ऐसा तो नहीं कि भारत के बाजार भर जाएंगे उनके कृषि उत्पादों से, जो अब तक हम बचाने की कोशिश कर रहे थे। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कभी देश झुकने नहीं दिया। मोदी जी ने कहा था कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन किसानों के हित पे आंच नहीं आने दूंगा, आंच नहीं आने दी। हमने मुख्य अनाज, डेयरी उत्पाद, हमारे प्रमुख फल, सबको सुरक्षित रखा है। ऐसा कोई बाजार नहीं खुल रहा जिसमें हमारे किसानों का अहित हो, नुकसान हो। उल्टे मैं ये कहना चाहता हूं, टैरिफ घटने से अब हम चावल का निर्यात करते हैं, चावल के भंडार भरे हैं, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। 63,000 करोड़ रुपए का चावल पिछले साल हमने निर्यात किया। अब टैरिफ घटने से हमारा बासमती हो, बाकी चावल हो, उसको नया बाजार मिलेगा, हमारे मसाले निर्यात होंगे, टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा तो किसानों को ही फायदा है, कपास उत्पादक किसानों को फायदा होगा। अब कोई देश ये थोड़ी कहेगा कि हमें घाटा हुआ है। वो अगर कहेंगे तो उनकी बात कहेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत का कृषि मंत्री कह रहा है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए।
क्या जो इंपोर्ट है उसके बढ़ने से, चाहे हम यूरोपियन डील की बात कर लें या अमेरिकी डील की बात कर लें, इसके बावजूद आप आश्वासन दे सकते हैं और दे रहे हैं देश के किसानों को कि किसी भी कीमत पे अहित ऐसा नहीं हो सकता इस डील के जरिए, जिसमें उनके भी सामानों को छूट मिलेगी, हमारे भी सामानों को राहत रहेगी? मैंने फिर कहा कि पूरी तरह से किसानों के हित सुरक्षित है। हाँ, कुछ चीजें हमें मंगानी पड़ती है अपनी जरूरत के लिए। अगर दालों का उत्पादन इतना नहीं होता कि हम अपनी जरूरत पूरी कर सकें तो हम दाल मंगाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि दालों में भी आत्मनिर्भर हो जाएं। तिलहन का उत्पादन इतना नहीं होता हमारे यहाँ कि हम तेल की जरूरत पूरी कर पाएं, तो कुछ तिलहन आयात करते हैं। कुछ फल ऐसे हैं कि जिनकी हमारे देश को जरूरत पड़ती है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनका उत्पादन बढ़ा के भी हम आत्मनिर्भर हो जाएं, लेकिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमको बुलानी पड़ती है। आपको पता है कि अभी भी अमेरिका हो चाहे हमारे दुनिया के बाकी देश हो, कई चीज़ें हमारे देश में आती है, लेकिन हमारे देश से निर्यात भी होता है, और इसलिए किसानों को कोई नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हमारे यहाँ नहीं है, कम है, वो हमको मंगानी पड़ती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दुनिया चलती है तो इसी तरीके से चलती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि किसान हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया, वो सुरक्षित रखे गए। यहाँ हमारे साथ कई लखपति दीदी भी हैं। ये एक नया बड़ा कॉन्सेप्ट है और बड़ी प्रेरणा मिलती है सबको उनकी कहानियों को सुनकर। साथ में जो किसान हैं उन सबके भी हम सवाल लेंगे, लेकिन पहले हम एक एक करके ये सारे सवाल यहाँ पूर्ण करें। शिवराज जी ने अभी अभी कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जब वीबी जी राम जी की बात हो रही थी, जब जवाब देने की बारी आई तो मुझे सुना नहीं। यह आरोप तो विपक्ष लगाता है आप पर कि आप लोग बोलने नहीं देते हैं, माइक डाउन हो जाता है बार बार राहुल गांधी का। माइक डाउन नहीं होता, उनका पारा डाउन हो जाता है। हमने अपोजिशन को रात के 2 बजे तक सुना और मैंने कहा एक एक चीज का उत्तर दूंगा। पीयूष गोयल जी हल्ला गुल्ला में ही उन्होंने डील के बारे में संसद में वक्तव्य दिया। अब ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। हम तो आपके सवालों का जवाब दे रहे थे। आप अगर ऐसी चीज बोलो कि जो नियम और प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है तो वो तो फिर अध्यक्ष रोकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? संसद चलता तो नियम और प्रक्रिया के तहत चलता है। पर 8 को निलंबित भी कर दिया गया है सांसदों को। नहीं तो आप संसद को मजाक बनाएंगे तो नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाइयां होती है। चलिए हम बजट की बात करते हैं अब। कृषि को लेकर आवंटन बढ़ा, लेकिन क्या उत्साह भी बढ़ाता है ये आवंटन आपका? बिल्कुल उत्साह भी बढ़ा है। एक तो किसान भाइयों में ये कहना चाहता हूं, सारी योजनाएं हमारी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी, उसके लिए बजट में प्रावधान है। किसानों को कम ब्याज पर केसीसी पर, किसान क्रेडिट कार्ड पर जो संस्थागत लोन है वो लगातार बढ़ाने का काम हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि संस्थागत ऋण बढ़ के 25 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा हो गया है, जो कि पहले कई बार साहूकारों से लेना पड़ता था। और जो हमारे छोटे लघु और सीमांत किसान हैं उनमें से पहले तो कांग्रेस के जमाने में आधे भी इस ऋण की सीमा में नहीं थे, अब 75% से ज्यादा हो गए हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी जो हमारे किसान भाइयों को सीधे मिलती है, 1,70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,91,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम किसानों को मिल चुके हैं, उसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। किसानों की तरफ से जो अतिरिक्त ब्याज के रूप में राशि देनी पड़ती है उसके लिए प्रावधान किया है। कृषि विकास योजना के लिए, RKVY के लिए, कृषि उन्नति योजना के लिए, मैकेनाइजेशन के लिए, फल फूल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, हमारी बाकी जितनी योजनाएं, चाहे प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, दलहन मिशन हो, तिलहन मिशन हो, सबके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। और उसके साथ न केवल पर्याप्त प्रावधान किया बल्कि कृषि उन्नति जैसी योजना में तो बजट को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने का काम भी सरकार ने किया है। रिसर्च और शोध के लिए भी
10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रखे गए हैं। तो जो पिछले साल तक घोषित योजनाएं हैं उनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। यहां तक के एमएसपी पे खरीदी के लिए प्रावधान किया है। पीएम आशा के तहत जो दलहन है, मसूर, उड़द, तुअर 100% सरकार खरीदने का काम करेगी। हमने ऐसे प्रावधान भी किए कि मानिए टमाटर, आलू, प्याज गांव में सस्ता बिक रहा है, दिल्ली में दाम अच्छे मिल रहे हैं, और किसान अगर वहां राज्य सरकार के माध्यम से, उनकी किसी संस्था के माध्यम से इनको लाके यहां बेचेगा, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किसान नहीं देगा, केंद्र सरकार देने का काम करेगी। हमने भावांतर भुगतान जैसी योजना के लिए भी प्रावधान रखा है कि अगर रेट ठीक नहीं मिल रहा और सरकार सीधे नहीं खरीद रही तो भाव का अंतर भी राज्य सरकार अगर चाहे तो सीधे खरीदे, या भाव का अंतर जो है मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस और जो मॉडल रेट है उसमें जितना अंतर होगा उस अंतर को भी सरकार किसान के खाते में डालेगी। तो पर्याप्त प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके साथ ही हमारी वो फसलें जो अब तक अनदेखी थी, दक्षिण भारत में नारियल बहुत होता है, नारियल के कई बाग बहुत पुराने हो गए, उनको बदलने की जरूरत है। तो नारियल के लिए, नारियल के संवर्धन के लिए एक नई योजना लाई जा रही है। नारियल हो, काजू हो, कोको हो, काफी हो, यहाँ तक कि चंदन की लकड़ी के लिए भी, संदलवुड के लिए और अगर की लकड़ी के लिए भी प्रावधान किया गया। मतलब डाइवर्सिफिकेशन की भी कई संभावनाओं को खोलने का काम किया गया है। मैं मानता हूं कि यह बजट किसानों के हित में और उनकी आय बढ़ाने में, लागत घटाने में, उपज का ठीक दाम देने में, भगवान ना करे कभी नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करने में, कृषि के विविधीकरण में और आने वाली पीढ़ियों को धरती सुरक्षित बच जाए, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिवराज जी, आपको कभी कभी लगता है कि बड़ा कठिन मंत्रालय है? देश जितना विस्तृत बड़ा देश है, वहां पर अलग अलग क्षेत्र के किसानों की अलग अलग अपेक्षाएं और वो रहता है, उसमें आप न्याय कर पाते हैं? कोशिश तो पूरी करता हूं। किसान मतलब अन्नदाता, अन्नदाता मतलब जीवनदाता, और जीवनदाता मतलब भगवान के बाद। तो मेरे लिए तो किसान भगवान के स्वरूप है और किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। तो कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूं। अब ये अलग बात है, हमारी खेती की कई समस्याएं हैं जिनमें एक है जोत का छोटा आकार। पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, बट के खेती घट गई है। अब 1 हेक्टेयर से कम खेती हमारे किसान के पास बची, एवरेज है 0.96%। और अमेरिका या ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो जोत के आकार 10,000 हेक्टर, 20,000 हेक्टर, 15,000 हेक्टर। तो हमारा सीमांत और लघु किसान, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इसलिए आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयत्न हमको करने पड़ेंगे। इसलिए इस बार हमने पूरा जोर दिया इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर। मतलब अकेली खेती नहीं, और खेती में भी अकेले अनाज नहीं, फल भी हो, सब्जियां भी हो, लेकिन उसके साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, इन सबको जोड़ के हम एक ऐसा पैकेज बनाएं कि हमारे छोटे किसान की आमदनी भी और तेजी से बढ़ पाए। ये कुछ देखो चुनौती है, मैं ट्रेनिंग पर भी फोकस चल रहा है, ट्रेनिंग पर भी आप लोगों का फोकस चल रहा है कि नई नई चीजों में ट्रेनिंग भी? हाँ, ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग अभियान निश्चित तौर पर चलाएंगे। जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो अलग अलग किसानों की ट्रेनिंग करने का काम करते हैं। अब हम कई तरह की चीज़ें, जैसे गन्ने की खेती है तो गन्ने की खेती के साथ आसानी से दलहन की खेती बीच में हो सकती है। इंटरक्रॉपिंग जिसको कहते हैं, एक ही फसल नहीं, गन्ना जब तक होगा तब तक एक दूसरी फसल हमारे आ जाए। जो राइस फैलो, मतलब जहाँ चावल हम पैदा करते हैं, चावल के बाद कई इलाकों में ज़मीन खाली छोड़ देते हैं, वहाँ हम किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि भैया वहाँ दाल लगाओ, तो धान काट के वहाँ दाल की खेती हो सकती है। तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उसी में और ज़्यादा लाभ कैसे कमा सकते हैं। चुनौती बड़ी है, लेकिन इरादा उससे भी बड़ा और मजबूत है नरेंद्र मोदी जी का, एनडीए की सरकार का। और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि जी जान से मेहनत करके, काम करके अपने किसानों के साथ हम उनकी स्थिति को और बेहतर बनाएं और लाभ को और बढ़ाने की कोशिश करें। एमएसपी को लेकर मामला क्यों नहीं सुलझता दिख रहा है? एक लीगल एमएसपी की जो बात हो रही है, जिसको लेकर अब आंदोलन नया एक शुरू होने वाला है, पैदल मार्च करने की बात हो रही है, इसका कहां समाधान आप देखते हैं और क्यों नहीं बन रही है बात? देखिए, रिकॉर्ड खरीदी मोदी जी के नेतृत्व में
एनडीए की सरकार ने की है। मैं कांग्रेस और यूपीए से पूछना चाहता हूं, जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मुनाफे पर 50%, लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी तय की जाए। मेरे पास यूपीए की सरकार के कैबिनेट का नोट है जो मैंने संसद में भी रखा था। उन्होंने साफ कह दिया था कि ये किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। यूपीए की सरकार ने कभी भी एमएसपी घोषित की तो 50% मुनाफा जोड़ के नहीं की, 8%, 10%, 15%, 20% जोड़ के की थी। लेकिन हमने एमएसपी अगर घोषित की तो 50% से ज़्यादा घोषित करके ही की, और न केवल एमएसपी घोषित की बल्कि रिकॉर्ड खरीदी एमएसपी पर करने का काम भी मोदी सरकार ने किया है, चाहे गेहूं की हो चाहे चावल की हो। मैं दालों का उदाहरण देना चाहूँगा। दालों के मामले में यूपीए की सरकार ने 10 साल में केवल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी की थी, जबकि एनडीए की सरकार ने 1,91,000 मीट्रिक टन खरीदी करके दिखाई है। और हमने कई ऐसी योजनाएं भी, जैसे पीएम आशा, ऐसी योजना है कि जब सरकार इंटरवीन करती है मार्केट में तो कई चीज़ों के दाम अपने आप और भी ऊपर आते हैं और भी बढ़ते हैं। उसके अलावा कई कदम हम ऐसे उठा रहे हैं, जैसे अभी एलओपीज आ रही थी भारत में, तो वो पहले एकदम 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर आती थी। जब हमने देखा कि दालों की कीमत उसके कारण प्रभावित हो रही है, किसानों का हित प्रभावित हो रहा है, तो 30% इंपोर्ट ड्यूटी उस पर लगाने का काम किया, जिससे दालों के दाम ठीक होना शुरू हो गए। तो ऐसे अनेकों उपाय करने की हम लोग कोशिश करते हैं। उपाय करते हैं या रिसाइकल करते हैं? विपक्ष कहता है कि स्कीम हमारी अच्छी थी, नाम बदल देते हैं केवल। आप क्या जरूरत पड़ी कि मनरेगा हो गया वीबीजी राम जी, और उसमें क्या ऐसा मिल रहा है सबको? क्या शुरुआत आप लोग करने जा रहे हैं? हालांकि शिवराज जी, एक और चीज को लेकर विवाद हुआ था कि बजट में तो अभी भी मनरेगा लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि जो स्पष्टीकरण दिया गया उसमें यह बताया गया कि 6 महीने का समय लगता है या उससे अधिक, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है। ये चीज अगर आप समझा पाए उन लोगों को भी जो सीधे इससे प्रभावित होंगे लेकिन शायद जानकारियां उन तक पहुंची नहीं। मैं अपने सभी बहनों और भाइयों को आज तक के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि विकसित भारत जी राम जी योजना ये गरीबों के और बेहतर हित में लाई गई है। जैसे 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन रोजगार दिया जाएगा परिवार को। अब ये बिल्कुल सीधी और आसानी से समझ में आने वाली बात है। मनरेगा में 100 दिन थे और विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन का रोजगार। अब केवल ये रोजगार नहीं है, अगर रोजगार नहीं दिया मांगने पर तो बेरोजगारी भत्ते की गारंटी भी दी गई है। तो बेरोजगारी भत्ते की गारंटी अगर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं दिया तो। तीसरी चीज एक और की है, जो हमने महसूस किया था कि मजदूरों को कई बार मजदूरी मिलने में विलंब होता है, तो जब विलंबित मजदूरी होती है तो उसको दिक्कत होती है। तो हमने ये भी इसमें तय किया है कि जितनी मजदूरी विलंबित होगी प्रतिदिन के हिसाब से अलग से पैसा और मजदूर को देना पड़ेगा ब्याज के रूप में। अगर मैं सीधे शब्दों में समझाऊं तो अगर मजदूरी देर से मिली तो अतिरिक्त पैसा उसको मिलेगा। फिर एक बड़ी बात ये थी, मैं यहाँ किसान भाई भी बैठे हैं, मेरी दीदी भी बैठी, बहनें भी बैठी हैं। देखो इतनी विशाल धनराशि है, आप जरा सोच के देखिए। पिछले साल तक प्रावधान था 86,000 करोड़ रुपया, जो बढ़ के लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास चला जाता है। बजट में होता है, फिर और अगर काम मांग लिया तो थोड़ा पैसा और बढ़ाना पड़ता है। लेकिन इसमें काम क्या होता था? काम ये होता था कि यहाँ की मट्टी खोदी वहाँ डाल दी, वहाँ की मट्टी खोदी यहाँ डाल दी। जांच की श्वेता जी तो ऐसे हैरत अंग्रेज कारनामे सामने आए कि एक ही सड़क 4-4 बार बन गई और पैसा निकाल लिया। मजदूरों का काम मशीनें कर रही है। तो इस पर नहर की सफाई के नाम पे पैसा निकाल लिया, सड़क की सफाई के नाम पे पैसा निकाल लिया। गांव में अगर इतनी विशाल धनराशि जा रही तो बताओ विकास के काम में लगनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए इस बार ये सोचा, जितनी भी कमियां हमने देखी, आपको पता है कि 11 लाख शिकायतें मनरेगा के लोगों ने की थी गांव से कि पैसे का कोई काम ही नहीं हुआ, फालतू पैसा चला गया। और उनकी जांच कराई तो उनमें से कई सही पाई गई। और तब सोचने पर हम विवश हुए, क्या इसी रूप में इसको चलाएं या इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग गांव के विकास में होना चाहिए? भाई मजदूर को काम मिले ये सुनिश्चित करना चाहिए नंबर 1, लेकिन उस पैसे का गांव को तो फायदा मिले। और इसलिए इसमें तय किया है
कि विकसित ग्राम पंचायत का प्लान बनेगा। और विकसित ग्राम पंचायत का प्लान कौन बनाएगा? गांव के लोग मिलकर बनाएंगे कि हमारे गांव में काम कौन सा होगा। वो काम आप तय करोगे। पंचायत भवन बनेगा, आंगनबाड़ी भवन बनेगा, सड़क बनेगी, नाली बनेगी, पुल पुलिया बनेगा, स्कूल बनेगा, गांव की सड़क बनेगी या खेत की सड़क बनेगी। आपको खेत सड़क बनाना, खेत सड़क बनाओ। तालाब खुदेगा कि पानी के संरक्षण का काम होगा कि दीदियों को अगर जरूरत है गांव में ट्रेनिंग के लिए किसी शेड की, तो वो भी आप इससे बना सकते नहीं हैं। तो निर्णय कौन FPO कौन करेगा ये? गांव की पंचायत, पंचायत ग्राम करेगी। पंचायत और ग्राम सभा तय करेगी कि भाई विकसित भारत जी राम जी में हमारा इतना पैसा उसका फलाना काम करेंगे। अब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राज्य सरकार क्यों तय करे? दिल्ली से क्यों तय हो, या चंडीगढ़ से क्यों तय हो, या जयपुर से क्यों तय हो, या भोपाल से क्यों तय हो? गांव के लोग तय करेंगे हमारे गांव में कौन सा काम होगा। ये बिल्कुल पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है। गांव के लोग प्लान बनाएंगे और वही उसको क्रियान्वित करने का काम करेंगे। और पैसा भी कितना आने वाला है मैं ये बताना चाहता हूं आपको। एक साल में 1,51,282 करोड़ रुपया 5 साल में आप लगा लो कितना हो जाएगा। और पंचायतें हैं 2,86,000। 2,86,000 में अगर आप बांटेंगे तो कोई पंचायत ऐसी नहीं जिसको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 साल में ना मिले। अगर 2 करोड़ रुपया गांव में लगेगा, 1.5 करोड़ गांव में लगेगा, तो गांव की तस्वीर बदल जाएगी कि नहीं बदल इसको जाएगी? भ्रष्टाचार प्रूफ कैसे कीजिएगा शिवराज जी? अब इसमें तय कर दिया है। हाँ। अब जो भी काम होगा पीएम गति शक्ति से हम जोड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। अभी तो मन में आया खोद दे रे मट्टी, थोड़ी बहुत खोदी और फिर बाद में वैल्यूएशन के लिए गए, बोले वो पानी गिर गया तो मट्टी भर गई और फिर उसी को खोद दो। अब ये तय होगा कि पीएम गति शक्ति को हम जोड़ेंगे तो हमको पहले से ही पता चल जाएगा कि यहाँ सड़क पहले तो नहीं बन गई, यहाँ कोई तालाब पहले से तो नहीं खुदा था, कोई काम पहले हो गया हो वो पता चल जाएगा। फिर कई काम ऐसे अटके कि सड़क बनाने के लिए पैसा दे दिया तो बाद में फॉरेस्ट वाले आ गए, यहाँ कैसे खोद रही है, तो हमारा फॉरेस्ट की जमीन है। पीएम गति शक्ति से पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी रेवेन्यू की है, कौन सी फॉरेस्ट की है, कहाँ कोई चीज बनी है, कहाँ कौन सी चीज नहीं बनी। और पूरी मॉनिटरिंग अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगी कि वहां लोग काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि मशीनों से काम हो रहा है। और पूरे गांव में एक पब्लिक डिस्क्लोजर के माध्यम से खबर की जाएगी, बाकायदा लगाया जाएगा कि इतने पैसा आए मनरेगा के नहीं, विकसित भारत जी राम जी के, अब तक मनरेगा थी। हाँ। और इससे ये काम पूरा हम कर रहे हैं। देखिए तो पूरे गांव को पता होगा कि फलाना काम होना है। और जब गांव में रामलाल, श्यामलाल, कन्हैयालाल सबको पता होगा तो वो हिसाब लेंगे कि ये फलाना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्राम सभा देखेंगे भी और सोशल ऑडिट भी होगा। तो गड़बड़ अगर होगी तो लोग ही बता देंगे कि पैसा खा गए, गड़बड़ कर रहे, उसी समय शिकायत कर सकेंगे। तो व्यवस्था को इतना पारदर्शी बनाया है कि उसमें भ्रष्टाचार की संभावनाओं को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की। हाँ, तो यही तो लोग पूछ रहे हैं ना कि योजना तो बहुत अच्छी, ठीक है, योजना में आपने संशोधन, हालांकि योजना पे भी सवाल अभी विपक्ष पूछ रहा है आपसे, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि गांधी जी के नाम में क्या दिक्कत थी कि राम जी का नाम आपको रखना पड़ गया है वहां पे? भैया अलग अलग योजना बनती तो नाम अलग अलग होते हैं। अब ये रोजगार से संबंधित योजना का नाम पहले क्या था? जवाहर रोजगार योजना। अब जवाहर जी किसका नाम है? सबको मालूम है, पंडित नेहरू जी का नाम है। जवाहरलाल जी के नाम पे योजना आई, फिर बदल के जवाहर रोजगार योजना से कर दिया नरेगा। कौन ने किया? यूपीए की सरकार ने। फिर वह लगा चुनाव बगल में आ गया तो बोले यार नरेगा के बजाय महात्मा गांधी के नाम का कुछ फायदा मिल जाए तो मनरेगा कर दो, तो फिर मनरेगा कर दिया। ऐसी कई योजना इसी सीरीज में देखें, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो जब कोई अलग योजना बनाते हैं तो अलग नाम आ जाता है, लेकिन इसमें जो दर्शन है, सोच है, वो गरीब कल्याण है, जो गांधी जी के सोच का मूल था। मुझे लगता है कि हम चूंकि सब आकर यहाँ प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, हम सवाल अपने किसान भाइयों से और साथ में लखपति दीदियों से भी हम लेते हैं। अगर माइक यहाँ पर लेकर आ जाइए। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे किसान भाइयों के सबके हितों की सुरक्षा के लिए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि इस बजट में डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी फैसिलिटी से रिलेटेड किसानों के बारे में क्या क्या कदम उठाए गए हैं? आपका नाम, शुभ नाम क्या है? पंकज जी। पंकज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। प्रिय किसान भाइयों,
ये टेक्नोलॉजी का युग है और हम तकनीकी के माध्यम से ये पहले ही पता कर सकते हैं कि हमारी फसल में कौन सी बीमारियां आना संभावित है। जैसे वायरस जैसा कोई अटैक होता तो एक साथ नहीं होता, पहले उसकी इंडिकेशन आ जाते हैं, एक दो आएंगे फिर वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपको ये पता लगा सकते हैं आप कि मिट्टी हमारी कैसी है, मिट्टी में कौन से तत्व है, कौन से तत्वों की कमी है। तो आपकी जिज्ञासा हो सकती है कि उसमें कौन सा खाद डालें, कितना डालें। अभी तो धन्ना लाल डाल रहे हैं तो पन्ना लाल भी उतना ही डाल देते हैं, जबकि खेत में माटी में तत्व अलग अलग होते हैं। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हम कितना खाद कितनी मात्रा में डालें। हम ये पता लगा सकते हैं कि इस खेत में कौन सी फसल लगाना ठीक रहेगा। हम मौसम के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आ गई कोई बीमारी हो तो उसके बारे में स्वाभाविक रूप से जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होती है कि हम सवाल पूछें और हमें जवाब मिल जाए। तो ये जो विस्तार करके जो योजना है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और एआई से इसको जोड़कर हमारे जो जहां हम लोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जहां हम बैठे हैं उनकी जो प्रणालियां हैं उन सबको जोड़ के एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और किसान सीधे सवाल पूछेंगे। तो आप सवाल पूछेंगे और एआई के माध्यम से उसका जवाब दिया जाएगा, चाहे वो रोगों के बारे में हो, चाहे माटी के बारे में हो, चाहे वो बीज के बारे में हो, चाहे वो दवाइयों के बारे में हो, पेस्टिसाइड के बारे में हो। अभी अलग अलग कहाँ जाके पता करेंगे। तो इस तकनीकी का इस्तेमाल करके हम किसान को सही जानकारी सही समय पर एआई के माध्यम से वो पूछेंगे और फिर ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको बताएंगे। और ये पहले हिंदी और अंग्रेजी में शुरू कर रहे हैं, फिर सब क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू करेंगे जितनी भारत की, क्योंकि अलग भाषा अलग देश फिर भी अपना एक देश। तो जिस राज्य की जैसी भाषा उसी भाषा में उनको जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरह के जो आपने पंकज जी सवाल पूछा, एआई का इस्तेमाल करके सही जानकारी समय पर किसान को देने का प्रयत्न किया जाएगा। रिसर्च पे थोड़ा आवंटन कम हुआ है, एग्रीकल्चरल रिसर्च पे? नहीं, आवंटन कम नहीं हुआ। हाँ। आवंटन रिसर्च में कम नहीं हुआ और उसमें कुछ आवंटन ऐसे जो सीधे इसमें नहीं आते। जैसे कपास के लिए जो रिसर्च होनी तो 500 करोड़ रुपया जी। कॉटन मिशन के अंतर्गत वो अलग से दिया गया, दूसरे मंत्रालय को दिया गया, लेकिन आएगा आईसीआर के पास ही। तो तरीके रास्ते निकल जाते हैं, और जरूरत होगी तो और मांगेंगे, उसमें क्या दिक्कत। आदरणीय मंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि हमारी बाजार में ना नकली बीज खाद दवाइयों से भरी पड़ी है, उससे कैसे बचा जा सके, किसान इस धोखाधड़ी से कैसे बचे? आपका शुभ नाम क्या भैया? मेरा नाम सूरज सिंह है, फरीदाबाद से। सूरज जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। जब विकसित कृषि संकल्प अभियान में भी हम गए थे किसानों के बीच, तो किसानों ने कई जगह ये शिकायत की थी कि नकली बीज, नकली खाद, घटिया बीज, नकली खाद या पेस्टिसाइड ये कई गड़बड़ कर देता है। पहले तो मैं बताऊं कि इस मामले में सरकार अब बहुत सख्त है। बायो स्टूबलेंट के नाम पर कई चीजें ऐसी बिक रही थी, कई चीजें ऐसी कि जिनका प्रयोग ही ढंग से नहीं हुआ, मुझे पता चला। और इसलिए हमने तय किया कि कोई भी ऐसी दवाई जो बता देते हैं ना फलाना डाल दो इससे उत्पादन बढ़ जाएगा, हमने तय किया कि जब तक हमारे आईसीआर के या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 3 संस्थान इस दवाई का परीक्षण नहीं कर लेंगे तब तक वो दवाई वैध नहीं मानी जाएगी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि ऐसी 30,000 चीजें थी, जब हमने कहा कि ये 3 जगह जांच कराओ तो 22,000 तो भग गए, आई नहीं। 8,000 ने कराई तो उनमें से जो ठीक आई उनको हम अधिकृत तौर पर ये कह रहे हैं कि ये दवाई बेची जा सकती है, वैध है। दूसरी चीज जो घटिया खाद और नकली बीज है उसको पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया हमने, भी कई फ्लाइंग स्क्वाड बनाई। अलग अलग आप राजस्थान में पता करेंगे, दूसरे प्रांतों में पता करेंगे, जहां जहां से शिकायत आई हमने कई छापे मारे, लगभग 3 लाख के आसपास छापे मारे। राज्य सरकारों को कहा क्योंकि मुख्य रूप से हमला उनके पास है कि राज्य सरकार भी इस पर त्वरित कार्रवाई करे। तो एक रास्ता है कि हम सख्त कार्रवाई करने का प्रयत्न करें। अब हम ऐसा तरीका, जो मैंने टेक्नोलॉजी की बात आपको बताई थी, एक ऐसा तरीका निकाल रहे हैं कि हम ट्रेस कर लेंगे कि ये दवाई आई कहां से। कई बार डीलर कहता मैं क्या करूं, वो तो कंपनी वाले दे गए। अब कौन सी कंपनी की कहां बनी, ट्रेसेबिलिटी का, बीज का भी ट्रेसेबिलिटी का सिस्टम किसान भाइयों हम बना रहे हैं कि ये बीज अगर है तो ये बना कहां, मतलब कौन से खेत में पैदा हुआ और उनके पास से फिर किसके पास आया, फिर
उसके पास से दूसरे किसी डीलर के पास कैसे पहुंचा, आपके पास कैसे पहुंचा। तो ट्रेसेबिलिटी से ये पता चल जाएगा कि असली जहाँ से ये गड़बड़ हुई वो कौन है, तो हम उसको भी पकड़ पाएंगे। इसके अलावा मैं किसान भाइयों आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम नया सीड बिल लेके आ रहे हैं, नया पेस्टिसाइड बिल लेके आ रहे हैं। आपको ध्यान होगा हमने जनता की राय के लिए उसको परिचालित किया है, आपके सुझाव मांगे हैं और उनमें हमने तय किया। अभी तक क्या कि नकली कोई ने घटिया खाद दे दी, पेस्टिसाइड दे दिया या बीज दे दिया तो 1500 रुपये जुर्माना था। घटिया बनाओ, ज़्यादा पैसे कमाओ, जुर्माना भर के छूट जाओ। अब ये नहीं होगा, उस जुर्माने को भी बढ़ा के कई मामलों में 30 लाख तक और 50 लाख रुपए तक करने के भी प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। और जानबूझकर डेलिब्रेटली जानबूझकर कोई गड़बड़ करेगा तो फिर सजा का प्रावधान भी, कठोर दंड का प्रावधान भी किया जा रहा है। तो ऐसे कई तरह के उपाय हम कर रहे हैं जिससे घटिया पेस्टिसाइड, घटिया बीज से और खाद से हम किसानों को बचा सकें। अब एक प्रयोग मैंने बच्चों से कहा था, अभी यंग लीडर कॉन्क्लेव हुआ था कि कोई ऐसा तरीका निकालो कि हम अगर खाद की बोरी, पेस्टिसाइड की बोरी में उसको लगाएं तो पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से तत्व है, जितनी मात्रा में जो होना चाहिए वो है कि नहीं है, उसको भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बढ़िया रहेगा। मुझे लगता है किसान भाइयों के साथ हम अगर दीदियों की तरफ से भी कोई सवाल किसी के पास हो। नमस्ते मंत्री महोदय सर। नमस्ते दीदी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उषा है, मैं राजस्थान के नीमराणा ब्लॉक से आई हूँ। अच्छा अच्छा। सर मेरा सवाल आपसे ये है, सर हम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको बेचने के लिए ना सर हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। छोटे मोटे बाज़ारों में बेचते हैं लेकिन अच्छे प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है सर? उषा दीदी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। ये बात सच है कि हमारी दीदियां, मैं देश को बताना चाहता हूं कि लगभग पूरे देश में 92 लाख स्व सहायता समूहों में 10 लाख से ज़्यादा दीदियां हमारी जुड़ी हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, और 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन मिल चुका है अभी पिछले महीने ही, 12 लाख करोड़ रुपया। और दीदियां इतने प्रकार के सामान बना रही अलग अलग, उनमें से मुझे खुशी बताते हुए कि 2 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा दीदियां लखपति दीदी बन चुकी है। तो उस दिशा में काम बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन दीदी ने सही बात कही कि कई बार प्लेटफॉर्म चाहिए, बेचने के लिए कोई उचित स्थान चाहिए जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुंच बढ़ सके। अभी स्व सहायता समूह अपने हिसाब से प्रयत्न करते हैं। अभी हम सरस मेला लगाते हैं अलग अलग, दिल्ली में भी कई सरस मेला लगे। अभी दिल्ली वालों ने कई जगह चाट पकौड़े का आनंद भी लिया जो दीदियाँ अलग अलग जगह से आके बनाती थी। लेकिन सरस मेला भी पर्याप्त नहीं है, उनको और बढ़ाने की जरूरत है। तो इस बार बजट में एक बहुत अच्छा उषा जी प्रावधान किया है सी मार्ट खोलने का। सी मार्ट का मतलब है हर जिले में एक ऐसी दुकान जहां अलग अलग स्व सहायता समूह जो जिले के होंगे उनके सामान बेचने के लिए रखे जाएंगे। तो एक जिले में अगर एक जगह ये सारे सामान उपलब्ध होंगे जो दीदियां बनाती है और उसका प्रचार प्रसार होगा, उसकी मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, जैसे सरस मेला का प्रचार करते हैं, सी मार्ट फलानी जगह उषा दीदी का बनाया हुआ शुद्ध सरसों का तेल यहाँ आपको उपलब्ध होगा, तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस सी मार्ट पर लोग पहुंचेंगे और स्व सहायता समूह के उत्पादों को खरीदने का काम करेंगे। एक और सवाल हम लेते हैं। मैं अवनीश त्यागी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से हूँ। सर आपने पिछले वर्ष विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, ICAR के वैज्ञानिक, ये सब लोग हमारे गांव में गए, गांव में जाकर के हमारे खेतों में गए, वहाँ खरीफ की फसल के दौरान ये जो धूप में भी गए, हमारे साथ इन्होंने सभाएं की। लेकिन जो हमारी समस्या थी इन वैज्ञानिकों ने सुना और हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उसमें हमारा क्या निदान हुआ उन समस्याओं का। त्यागी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने एक तो ये कोशिश की कि वैज्ञानिक केवल दिल्ली में ICAR के संस्थानों में या KVK में ना बैठे, वैज्ञानिक निकले, गांव में जाए और खेतों में जाए। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान में आपको पता है कि 60,000 से ज़्यादा गाँव में हमारे जो टॉप के साइंटिस्ट थे वो गए और कई तरह की समस्या सुन के आए। ये गाँव में जाए बिना पता नहीं चलता। जैसे 500 तो ऐसे विषय बताए किसानों ने कि जिनमें रिसर्च होना चाहिए। अभी तक रिसर्च यहाँ बैठ के ही तय करते थे कि इन चीज़ों में रिसर्च करना, तो कई जरूरी चीज़ों में रिसर्च रह जाते थे। अब
500 चीजों में रिसर्च की बात किसानों ने कही है। जैसे टमाटर की सेल्फ लाइफ बढ़ना चाहिए, 3 दिन में ही हमारा टमाटर खराब हो जाता है तो औने पौने दाम पे बेचना पड़ता है, 20 दिन क्यों नहीं चल सकता जी, 30 दिन क्यों नहीं चल सकती। बिहार की लीची की सेल्फ लाइफ कैसे बढ़े, आप इस पे काम कीजिए। गन्ने में रेड रोड जैसी कोई बीमारी लगती है, लाल सलन, गन्ना तबाह हो जाता है, उसके लिए आप सोच कीजिए। कपास में गुलाबी सुंडी, पिंक बॉल वॉर्म जैसी बीमारी लगती है। तो ऐसे कई विषय आए जिन पर शोध की जरूरत थी। 500 हमने 52 टीमें बनाई है त्यागी जी, 52 टीमें, और उनको हमने बांट दिया है वैज्ञानिकों के बीच इन विषयों को कि इन पे काम करो, रिसर्च करो, शोध करो और इनका समाधान निकाल के दो। तो वो सारे साइंटिस्ट उस काम में लगे हैं कि इन बीमारियों का, इन समस्याओं का निदान क्या हो सकता है। एक तो हमने 1 टीम 1 टास्क ये दे दिया, टास्क दे दिया वैज्ञानिकों को कि ये जो किसानों ने बताया उस पर काम करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये तय किया कि हम फसलवार, क्रॉप वाइज और राज्यवार हम खेती का रोड मैप बनाएंगे। अपना देश इतना विशाल है, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है। जो चीज़, जो ज़रूरत जम्मू कश्मीर की वो तमिलनाडु की थोड़ी है, जो आसाम की है या त्रिपुरा की है या मेघालय की है वो पंजाब की नहीं है, पंजाब की जो है वो कोई गुजरात की नहीं है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग मौसम और मिट्टी को देखते हुए अलग अलग कृषि का रोड मैप बनाना जरूरी है। तो राज्यों के साथ बात करके हम उस राज्य के साथ मिलकर वहाँ का कृषि रोड मैप बना रहे हैं। यहाँ कौन सी फसल अच्छी होगी, यहाँ बीजों की कौन सी वैरायटी ठीक है, यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ करे जो ज़्यादा लाभ दे सकती है, यहाँ डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकता है। तो राज्यों का कृषि रोड मैप भी बना रहे हैं और फसलवार भी हम पूरा रोड मैप बना रहे हैं। अभी तक हमने कपास पे, मक्का पे, इन पे हमने अभी काम किया है। अलग अलग फसलों पे हम काम कर रहे हैं। अभी दलहन पे 7 तारीख को मध्य प्रदेश में हम फिर बड़ी बैठक कर रहे हैं कि दलहन के मामले में क्या किया जाए। तो क्रॉप वाइज भी हम रोड मैप बना रहे हैं कि और बेहतर उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए। मैं सोहनलाल, कृषक सम्राट सम्मान से सम्मानित और अलवर जिले राजस्थान से आता हूँ। मेरी एक वेदना ये है कि जो राजस्थान जो प्रदेश है उसके अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। तो क्या मंत्री जी उनमें कोई नहरों का या ऐसे व्यवस्था बनाएं कि वहाँ का उत्पादन भी हम हरियाणा या पंजाब की तरह उत्पादन कर सकें? इसमें 2-3 तरह की कोशिशें हो रही है। एक तो बांध बनने की जगह है तो बांध बने। तो प्रधानमंत्री जी तो नदी जोड़ो अभियान चला रहे हैं, कई जगह कई नदियां जोड़ने का फैसला अभी किया है। दूसरी ये है कि हम उन इलाकों में जल संरक्षण का काम करके अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को ऊपर, राजस्थान में ही कई जिलों में ऐसा काम शुरू है। डबरी बनाई व्यापक पैमाने पे, आपको पता, उसके कारण भूजल का स्तर बढ़ा है। कई जगह छोटी छोटी जल संरचनाएं बना रहे हैं जिससे पानी रोका जा सकता है। विकसित भारत जी राम जी योजना में भी हमने कोशिश की है कि जल संरक्षण के लिए जो क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं उनमें 65% पैसा हम पानी बचाने पे लगाएंगे, तालाब खोदना, चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान बनाने पे। तो उस तरह के प्रयत्न कर रहे हैं और एक कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हो जाए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसके लिए हमने जो योजना बनाई है उसमें भी ड्रिप और स्प्रिंकलर देने का काम भी करेंगे। तो ये कई तरह की चीज़ें कर रहे हैं। नमस्कार साहब, ये नई योजना जो वी राम जी आई है इसमें बाढ़ और सूखा राहत के लिए क्या मदद मिल सकती है गाँवों के लिए? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। विकसित भारत जी राम जी योजना में एक तो किसान भाइयों में ये बताना चाहता हूँ कि मजदूर के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन एक काम और इसमें किया है कि 100 से 125 दिन रोजगार किया मजदूरों का। लेकिन जब किसान का काम पीक पे होगा, जब हमको खेती के लिए ज़रूरत पड़ती है कि खेती के कामों के लिए मजदूर भाई बहन मिले, तो उस समय राज्य इसको 2 महीने के लिए रोक सकेगा ताकि कृषि कार्यों के लिए भी उधर भी रोजगार मिल जाए, यहाँ किसान को भी मजदूर मिल जाए। एक तो ये किया है। दूसरे, हमने सूखे से निपटने के लिए जल संरक्षण के लिए इसमें पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है, जो मैं अभी बता रहा था कि आप स्टॉप डैम, चेक डैम, बोरी बंधान, कई तरह की तालाब खोद सकते हैं। गरीब कोई छोटा किसान है उसके खेत में तालाब बन सकता है तो उससे भी पानी बच सकता है। उस तरह का प्रयास भी इसमें किया है। और बाढ़ और सूखे से या ऐसी आपदा से निपटने के लिए भी इसी विकसित भारत जी राम जी योजना में प्रावधान किया है कि अलग तरह की जल संरचनाओं से लगा के बाढ़ आपदा से बचाने के लिए रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज का सिस्टम, ये भी सब बनाए जा सकते हैं। तो ये योजना उस दृष्टि से भी बहुत उपयोगी साबित होगी। कृषि से जुड़े प्रश्न कभी आसान नहीं होते हैं, लेकिन आपने सबका जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद
शिवराज जी आपका आपको भी हमारे साथ श्वेता आने जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर प्रदान किया कि मैं अपने किसान भाइयों से और अपनी दीदियों से बात कर सकूं, क्योंकि इनकी सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा जिंदगी का मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।